सेकेंड पूरा आ रहा है ना सही दोनों, उससे पहले आ रहा है पीछे है ना। स्टार्ट। नमस्कार, मैं राम गोपाल और मेरे साथ हैं रितेश जी। ब्रह्मचारी रितेश पांडे जी, ब्रह्मचारी रितेश पांडे जी। और अभी मैं आज आया हूँ उत्तराखंड राज्य के देहरादून जो राजधानी है उससे कुछ ही किलोमीटर दूर पौंधा गांव है यहाँ पर। वहाँ पर आया हूँ। यहाँ एक आर्ष पद्धति से गुरुकुल चलता है, इसका नाम है गुरुकुल पौंधा। और यहाँ के जो ब्रह्मचारी है उनको गुरुकुल पौंधा में हर प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही है। अधिकतम आर्ष पद्धति पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी हमारी जो प्राचीन शिक्षाएं हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिन्हें प्रतिपादित किया, पाणिनि व्याकरण आदि। तो मैं रितेश जी से कुछ जानकारी लूँगा, इनसे कुछ सवाल जवाब करूँगा कि भारत के विभिन्न राज्यों से जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो गुरुकुल पौंधा में पढ़ना चाहते हैं तो वो कैसे आएंगे यहाँ पर, उसका क्या तरीका रहेगा यहाँ पर आने के लिए है, यहाँ क्या शुल्क आदि हैं, कब प्रवेश होता है, कैसे कैसे। तो रितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए अभी गुरुकुल में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जी? अभी वर्तमान समय में गुरुकुल में 104 विद्यार्थी हैं जी। तो यहाँ पर कौन कौन सी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, कुछ बताइए। यहाँ पर 6 क्लास से लेके जी 12वीं तक जो बच्चे नॉर्मल पढ़ते हैं। जी फिर उसके बाद हम यहाँ से बीए भी करते हैं, जी। फिर आचार्य, एमए, पीएचडी जो भी हम यहाँ से करना चाहें वो हम यहाँ कर सकते हैं रह के उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जी से। जी जी और बाकी हम संस्कृत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे रहने का अपने संस्कृति को बचाने का है। जी क्योंकि हमारी संस्कृति आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है। हाँ, संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आजकल दबाया जा रहा है, बाकी जो विध्वंसकारी शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आज की दौर में ये आवश्यकता है कि हमारे जो संस्कार, हमारी जो संस्कृत भाषा और हमारी भारतीय जो संस्कृति है इसको कहीं ना कहीं पुनः आगे बढ़ाने की हमें आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने की हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो रितेश जी ये बताइए गुरुकुल का जो सहयोग राशि है, जो थोड़ा बहुत शुल्क लिया जाता है वो क्या है, किस तरह क्या लिया जाता है, कुछ बताइए इस बारे में। गुरुकुल के राशि के बारे में तो वैसे जी पढ़ाई के शुल्क को तो 1 भी रुपया नहीं लेते हैं। जी, यहाँ पे पढ़ाई निःशुल्क है। निःशुल्क बस पढ़ाई क्या है। है, 1 साल में 17,000 रुपये लेते हैं हमें भोजन शुल्क का। भोजन शुल्क का, जी और वैसे जैसे कि अब बाहर यदि हम कोई रहते हैं तो 1 साल में 17,000 रुपये में हमारा भोजन नहीं हो पाता। जी। 17,000 रुपये तो हम 1-2 महीने में ही हाँ, इधर ख़त्म उधर कर खर्च हो डालते जाते हैं हैं। सामान्यतः। तो कुछ 17,000 कोई बड़ी राशि नहीं होती आज के ज़माने में। आजकल एक सामान्य मजदूर होता है वो महीने के 25-30 हज़ार कमा सकता है। तो यदि आप अपनी अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो 17,000 कोई बड़ी फीस नहीं है। अब ये बताइए कि प्रवेश कौन सी कक्षा में होता है और कितनी यहाँ शुल्क है प्रवेश, या परीक्षा कैसे होती है, प्रवेश परीक्षा उस बारे में बताइए। प्रवेश परीक्षा जी जून में होती है, जून के प्रथम सप्ताह में होती है। उसके लिए हम पहले 6 दिन का या 1 हफ्ते का शिविर लगाते हैं उसके लिए। जी। और जो हम प्रवेश परीक्षा में देते हैं वो 6 दिन के शिविर में हम पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर परीक्षा के लिए हम बच्चों को देते हैं कि भाई तुम्हें ये चीज़ें दी जाएंगी, क्योंकि हम संस्कृत से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो हम बच्चों को पहले पढ़ाते हैं जिससे कि बच्चे बाद में ये ना कह सकें कि हम जानते नहीं थे, हमें पेपर में ऐसा दे दिया। इसलिए हम पहले 1 हफ्ते का शिविर लगाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को पेपर के लिए वो करते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रवेश परीक्षा के लिए यहाँ पर शिविर का आयोजन होता है। शिविर से पहले गुरुकुल का जो वार्षिक उत्सव होता है वो मनाया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ टेबल पर कुछ ये पेंटिंग्स वगैरह बनी हैं, थोड़ा यहाँ व्यवस्थित नहीं सा लग रहा है। तो इसका कारण यही है कि यहाँ गुरुकुल में वार्षिक उत्सव की तैयारियाँ चल रही हैं और आज 23 मई है, हम मई के महीने में आए हुए हैं। तो अभी जून में ही कितने जून से कितने जून तक है जी? 3, 4 एवं 5 जून को हमारा वार्षिक उत्सव है। उस उत्सव में दुनिया मतलब जितने भी भारत में विद्वान लोग होते हैं सभी विद्वान लोग को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उन सभी विद्वान लोगों के वाणी से लोग लाभान्वित होते हैं। जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं विद्वानों के द्वारा सुनी गई, क्योंकि जो भी विद्वान हो, जितने भी भारत में विद्वान हैं, कोई भी विद्वान ऐसा नहीं होता जो निरर्थक बातें करता हो। सभी विद्वान यहाँ पे वेदों के ज्ञाता होते हैं, व्याकरण को जानने वाले होते हैं, संस्कृत को जानने वाले होते हैं। तो जो विद्वानों का प्रभाव लोगों पर पड़ता है, यहाँ पे लोग भी काफ़ी भारी मात्रा में आते हैं। 3-4 हज़ार के लगभग लोग आते हैं यहाँ पे। जी, यहाँ पर एक पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी ये प्राकृतिक और रमणीय स्थल में गुरुकुल बसा हुआ है। तो यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम आदि होता है तो लोग मौका को छोड़ते नहीं है, हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। क्योंकि यहाँ एक और देश में जहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है,
तो वहीं इस और यहाँ पर बहुत ही शरीर के अनुकूल टेम्परेचर, तापमान, यहाँ का जलवायु, आसपास आपको बाहर का दृश्य दिखाएंगे। गुरुकुल बहुत ही एक प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जो कि बहुत ही कम जगह ऐसी होती हैं। और यहाँ पर एक अपने आप शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान लेना, संघर्ष करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तपस्या, साधना, सेवा, ये सब चीज़ें, संस्कार गुरुकुल में दिए जा रहे हैं। और यहाँ के जो स्नातक हैं या पढ़े लिखे जो ब्रह्मचारी हैं, वही आगे बढ़कर इस राष्ट्र को विश्व पटल पर अपनी संस्कृति को गौरवान्वित कर पाएंगे। जो अपन विश्व गुरु भारत का स्वप्न देखते हैं, वो कहीं न कहीं यहीं इन्हीं गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के हृदय में, इनके मस्तिष्क में पल रहा है। तो वो यहीं से स्वप्न पूरा होगा। वो कहीं ऐसे बातों में स्वप्न विश्व गुरु का पूरा नहीं होगा। उसके लिए हमें शिक्षा लेनी होगी, ज्ञान लेना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। तो पुरुषार्थ की जो पराकाष्ठा यदि देखनी है तो यहीं देखने को मिलेगी। और बताइए, आप गुरुकुल में इतने वर्षों से रह रहे हैं, क्या कैसा अनुभव है आपका, और बाकी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रितेश जी, थोड़ा बताइए। जैसा कि हमें वेदों ने ज्ञान दिया है, वेदों ने कहा है हमें कि हमें गुरुकुल किस स्थान पर स्थापित करना चाहिए। तो वेद का एक मंत्र आता है, उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्र वजायत। इस मंत्र का जो भावार्थ है वो कहता है कि हमें गुरुकुल ऐसे स्थान पर खोलना चाहिए जहाँ पर चारों तरफ क्या हो, प्राकृतिक हवाएं चलती हों, पेड़ पौधे हों, पर्वत की श्रृंखलाएं ऊंची ऊंची हों, सरिताएं हों, नदियाँ हों, और जहाँ पर नदी का संगम हो। तो हमारा गुरुकुल बिल्कुल सही स्थान पर है, जो वेद का सूक्ति है उनको परिपूर्ण करता है, उन सारी हमारा गुरुकुल करता है, वेद के मंत्र को बिल्कुल परिपूर्ण करता है। क्योंकि हमारा गुरुकुल पर्वतों के श्रृंखलाओं के बीच में है और इधर पीछे की तरफ नदी भी है, वहाँ पर संगम भी है। तो हमारा गुरुकुल, हम ये नहीं कह सकते कि इस गुरुकुल में हम रह रहे तो निरर्थक रह रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल शहर के बीच में भी गुरुकुल नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि वो क्या है कि हमें शहर का गलत प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। क्योंकि गुरुकुल के जो विद्यार्थी होते हैं वो कब पढ़ पाते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं कि गुरुकुल के विद्यार्थी जब ही पढ़ पाते हैं जब हम बाहरी कल्पनाओं से दूर हों। क्योंकि यदि हम बाहरी कल्पनाओं में चले गए तो फिर हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, विचलित हो जाएंगे। क्योंकि फिर क्योंकि अब वर्तमान समय में तो ऐसी स्थिति हो रही है कि वह बाहर की हवा लग गई तो फिर बच्चे को सुधरना नामुमकिन है। जी बिल्कुल। और वेद हमें यही सिखाता है कि हमें बाहर किसी से भी मतलब नहीं रखना है, बस अपने स्वाध्याय में, अपने वेदों के अध्ययन में, अपने संस्कृत को पढ़ने में। हम ये कभी बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। हमें सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी भी आती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सभी भाषाओं का सम्मान करना सीखते हैं। हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुम्बकम। बिल्कुल जी, हमारा संपूर्ण पृथ्वी अपना परिवार है, तो हम सभी भाषाओं का, संस्कृतियों का, धर्म संप्रदाय सम्मान करते हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति है उसे हम बचाना चाहते हैं। और हम कहते हैं कि संस्कृत हमें अवश्य जाननी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भारत में रह कर के संस्कृत और हिंदी को नहीं जानता है वो, या आप समझ लिए, कहीं ना कहीं अंग्रेजों का गुलाम है। जो अंग्रेजी भाषा के पीछे भाग रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी के गुलाम है। मैं एक बात बता दूं कि जो हमारे गुरुकुल से जितने भी विद्यार्थी अब तक निकले हैं संस्कृत पढ़कर, वो एक भी विद्यार्थी निरर्थक नहीं घूम रहा है जी। सब ऊंचे ऊंचे पदों पर नौकरी प्राप्त किए हुए हैं। कोई समाज सेवा कर रहा है, तो कोई देश धर्म की रक्षा कर रहा है, तो कोई अपनी संस्कृति को बचा रहा है, कोई ओलंपिक में जाकर भारत का नाम ऊंचा करवा रहा है। जी बिल्कुल, ओलंपिक का आपको पता होना चाहिए। यहाँ के एक ब्रह्मचारी है जिनका नाम है दीपेंद्र कुमार जी। एशियन गेम में 2nd स्थान लाकर ओलंपिक में प्रथम बार कोई गुरुकुल का स्नातक जो कुर्ता कटे वस्त्र में वहाँ पर खड़ा हुआ, और तो शूटिंग में जो है भारत को मेडल दिलवाया था शूटिंग गेम में। अभी आपको जो यहाँ का शूटिंग रेंज है जहाँ पर अभ्यास किया जाता है गुरुकुल ब्रह्मचारियों का, उससे भी आपको अवलोकन कराएंगे, अवगत कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि इस वीडियो को जितने भी दर्शक देखेंगे वो कहीं ना कहीं इस गुरुकुल की ओर आकर्षित होंगे, ये ब्रह्मचारियों से प्रेरित होंगे और यहाँ आकर अपना स्वाध्याय, उपासना आदि को प्राप्त करेंगे और अपना जो संस्कृति है उस ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।